चलो एनीवेज, ठीक है। तो एक जो थ्योरी रह गई थी, दैट वाज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। सो ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है और एक कोलिजन थ्योरी थी, इन दोनों की थ्योरी के बारे में तुम्हें बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। ये अभी तुम्हारे मेजर सिलेबस में नहीं है, बस एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन है तुम्हारे सिलेबस में। तो जस्ट मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ वेरी क्वालिटेटिव, कुछ भी डेरिवेशन नहीं है यहाँ पे, कोई फॉर्मूला हम लोग डिराइव नहीं करेंगे बिकॉज हमें क्वालिटेटिव पढ़ना है। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने करा है कोलिजन थ्योरी में हम लोगों ने पहले अर्हीनियस इक्वेशन किया था। उसमें k इज इक्वल्स टू ए ई रेस्ट पर माइनस ए अपॉन आर टी था। तो अर्हीनियस इक्वेशन के हिसाब से k इज इक्वल्स टू ए ई रेस्ट पर माइनस ए अपॉन आर टी था, ठीक है। फिर कोलिजन इक्वेशन करी, उसमें था, उसमें जेड ए बी एंड देन पी, फिर देन ए अपॉन आर टी। तो कोलिजन थ्योरी में हमें ये चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे हमें देख के हमें ये तो दिख रहा है कि ई रेस्ट पर माइनस ई ए आर टी विच इज़ कोलिजन एनर्जी, ये तो सब में कॉमन है, चाहे वो हरीनियस हो चाहे वो कोलिजन थ्योरी हो, और इधर इट इज़ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ये जो ई रेस्ट पर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होती है, जो कोलाइड करके प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो सारे ही एक्सप्रेशंस में आता है। द ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे आता है वो आता है ए में। ये जो ए है ना, यही डिफरेंट है। अब ये ए क्या है और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज अर्हीनियस इक्वेशन, उसने एक तो बोल दिया था कि कांस्टेंट है। लेटर वे रियलाइज कि अर्हीनियस कांस्टेंट में जो ए है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इट इज़ एक्चुअली नॉट कांस्टेंट। ये किसी चीज़ों कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करता है, हम इसे डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं ले सकते। देन वी गॉट आर कोलिजन थ्योरी, जहाँ पे हमें पता चला कि ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड ए बी के ए और बी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ उनकी ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि कोलिजन हो तो रहा है लेकिन कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें यहाँ तक इतना पता चला। लेकिन फिर भी क्या था कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं मतलब जब एक्सपेरिमेंट्स देख रहे थे, तो वैल्यू क्या आ रही थी, गड़बड़ आ रही थी, उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे थे इवन थ्रू कोलिजन थ्योरी। सो आफ्टर दैट इन 1935 हेनरी आयरिंग है, ठीक है, इन्होंने डेवलप करी थ्योरी विच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। सो ये नई थ्योरी आई ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती थी, ठीक है, देन प्रीवियसली नोन अर्हीनियस एंड कोलिजन थ्योरी। सो इसके जो रिजल्ट्स है वो ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि इन्होंने जो ए है, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ई रेस्ट पर माइनस ए अपन आर टी से पहले जो भी चीज़ें आएंगी, उसको अच्छी तरीके से बताया है कि इसके अंदर कितनी चीज़ें आएंगी और कैसे कैसे आएंगी, ठीक है। इस थ्योरी का नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के हिसाब से रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट आई विल बी टेलिंग इन अ फ्यू स्टेट्स, फ्यू मिनट्स। तो इसमें क्या है कि आयरिंग इक्वेशन इन्वॉल्व स्टैटिकल फ्रीक्वेंसी फैक्टर वी। तो इसने क्या बोला कि ये जो ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ए है या जेड ए बी है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर तो आता है। ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर कोलिजन थ्योरी ने भी दिया था, लेकिन वहाँ पे जेड ए बी हम लोगों ने कंसिडर किया था, यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ बी कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ फंडामेंटल टू थ्योरी। तो ये स्टेटिस्टिकल फ्रीक्वेंसी फैक्टर बी है, ये कॉमन रहेगा इस पूरी थ्योरी में, ठीक है। Now, according to TST, which is transition state theory, between the states where molecule are reactant and the state where molecule are product, there is a state known as transition state. तो ट्रांजिशन स्टेट तो तुम्हें पता ही है, मैंने तुम्हें बहुत बार कराया है कि इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN1 SN2 सब में देखा है कि इंटरमीडिएट कंपैरेटिवली स्टेबल होता है ट्रांजिशन स्टेट, पीक के ऊपर जो कंपाउंड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इन द ट्रांजिशन स्टेट द रिएक्टेंट कंबाइंड इन अ स्पीशीज कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, in transition state reactant are combined in a species called activated complex। और उसी जो ट्रांजिशन स्टेट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कंपाउंड बनता है, जो
हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कौन सा बनता है, बट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, तो रिएक्टेंट है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो जो भी रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा ट्रांजिशन स्टेट। तुम्हें पता ही है ट्रांजिशन स्टेट आता है, और ट्रांजिशन स्टेट कैसे क्या दिखाता है कि किस तरीके से बॉन्ड बन रहे हैं और किस तरीके से बॉन्ड टूट रहे हैं, जहाँ पे बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। इस पे जो कंपाउंड होता है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसी को ही क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ले रखी है इसने, ये ले रखा है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से जो भी कंपाउंड बनता है एब्जॉर्ब करने के बाद, वही होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वही जज करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा और कितनी जल्दी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू जज होती है। तो इसमें उसने क्या किया, एक रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, उसको दो स्टेप्स में तोड़ दिया। एक स्टेप हो गया रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे जाना, और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट पे जाना। ठीक है, मतलब आधा स्टेप ये स्टेप 1 एंड दिस इज योर स्टेप 2। जब तक रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता है तो वो एक स्टेप हो गया, और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है उससे जब वो प्रोडक्ट बनता है तो वो सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक है, सो दिस थ्योरी सजेस्ट दैट देयर आर 3 मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन वेदर अ रिएक्शन विल अकर। तो इस थ्योरी के हिसाब से 3 फैक्टर होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अभी तक जितना बताया वो समझ में आ गया? यस सर। हम्म, ठीक। तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो कितने 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो ट्रांजिशन स्टेट जो बनी है, उसको उसी को हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि अगर ट्रांजिशन स्टेट पे जो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, अगर वो ज़्यादा बनेगी तो ऑब्वियसली रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट उतनी दूर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, आर एक्टिवेटेड लिख देते हैं। ठीक है, इसके लिए तुम देख सकते हो कि कैसे लिखते हैं, एक स्टार ऐसे लिखते हैं, और समटाइम्स ऐसे भी हैश भी लगाते हैं। ठीक है, मैं हैश यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है आर एस्ट्रिक्स, मतलब ये क्या है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बन जाता है तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत देर लगा रहा है तो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा धीरे होगी, और हो सकता है कि रिएक्शन हो ही ना, अगर वो बन ही नहीं रहा है तो। ठीक है, सो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा कि कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बनते जाएंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में काफ़ी देर लग जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाता, मतलब ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द रेट एट विच एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, अब बनने के बाद उसे ब्रेक भी करना है। ठीक है, तो ब्रेक वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो फॉरवर्ड जा सकता है या फिर वो जा सकता है बैकवर्ड। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, बनने के बाद जितनी ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा रेट होगा। दिस इज कंफर्म, दिस इज अ फैक्ट। अब वो क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड भी ले जा सकता है और रिएक्शन को वापस बैकवर्ड भी ले जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि कितने रेट से कितनी जल्दी वो टूट रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन थोड़ा धीरे हो जाएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगी और प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो आर स्ट्रिक्ट से प्रोडक्ट कितनी जल्दी बनता है, कितनी जल्दी ये टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर डिपेंड करेगा। द वे इन विच एक्टिवेटेड
कॉम्प्लेक्स ब्रेक अपार्ट, और जिस तरीके से वो टूटता है, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया कि दो तरीके से टूट सकता है, या तो वो रिएक्टेंट में वापस टूट जाए, या फिर वो प्रोडक्ट दे दे, या फिर कोई नई ही चीज़ दे दे, ठीक है। तो इट ब्रेक्स अपार्ट टू रिफॉर्म द रिएक्टेंट, तो या तो रिएक्टेंट फिर से बन जाए, और इट ब्रेक अपार्ट टू फॉर्म अ न्यू कॉम्प्लेक्स, या तो एक नया कॉम्प्लेक्स दे दे या फिर एक प्रोडक्ट दे दे, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहला चीज़ क्या है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कितनी जल्दी वो टूटता है, और कितनी जल्दी टूटने के बाद वो किस डायरेक्शन में टूट रहा है। अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टूटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में टूटेगा तो वो रिएक्टेंट बन जाएगा वापस, और हो सकता है कि बीच में कुछ और ही बन जाए वो, ठीक है। और तो अगर कुछ और बन जाएगा तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, तब उस केस में वो ये टूट के क्या दे देगा, इंटरमीडिएट दे देगा, और इंटरमीडिएट से फिर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आर एस्ट्रिक्स, या तो रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट होगा, या प्रोडक्ट देगा, या फिर वो देगा इंटरमीडिएट, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, और ये तीन पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप कितना रिएक्शन है, तो उसी के हिसाब से इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। सो ये है हमारे पास बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पड़े हुए हैं, दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट देते हैं सी, तो उसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन इन ट्रांजिशन स्टेट मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, ए और बी दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ए बी हैश या ए बी डबल स्टार। ये ए बी डबल स्टार, अब मैं इसको फिर से यहाँ से बनाता हूँ। मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, ए है और बी है, और ये कंपाउंड बना रहा है सी, तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ए बी हैश बनेगा, ठीक है। सो ए बी हैश एक स्टेप ये हो गया, फिर ए बी हैश किस में टूट जाएगा, इसमें टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ें दिख रही हैं कि ए बी हैश सीधा किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें इक्विलिब्रियम का साइन दिख रहा है, ए बी एस्ट्रिक्स में जा रहा है, और ए बी एस्ट्रिक्स वापस ए और बी में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड की रिएक्शन दिखा रखी है। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ए बी हैश डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय बी की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्लियर ही है। यस सर। हम्म, कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है। अब क्या है कि अब हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। ये सब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। देर इज एन एनर्जी बैरियर कॉल एक्टिवेशन एनर्जी। एक बैरियर होता है जिसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको ओवरकम करने के लिए, तभी जाके एक ट्रांजिशन स्टेट ए बी हैश या ए बी डबल स्टेट फॉर्म होता है मैक्सिमम एनर्जी से। द हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ये क्या होता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। तुम्हें पता है इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए इसे बोला गया अनस्टेबल इंटरमीडिएट। वंस द एनर्जी बैरियर इज ओवरकम, एक बार ओवरकम हो गया तो वो या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये ऐसे एक SN2 रिएक्शन का तुम्हें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है। सो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में तुम्हें क्या लिखना, क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है, किसने बनाई थी, कब बनाई थी, और वो क्यों बनाई थी, क्योंकि कोलिजन थ्योरी और अरहेनियस थ्योरी उतने अच्छे से जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है वो कांस्टेंट नहीं है, जो अरीनेस ने बोला कि ये कांस्टेंट है, या कोलिजन थ्योरी ने बोला कि ये जेड ए बी इंटू पी है, वो था ही नहीं, उसके साथ भी कुछ और फैक्टर्स थे जो जुड़े हुए थे। तो ट्रांजिशन थ्योरी आती है जो बहुत सारी चीज़ों को मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आंसर करती है बाय प्रोवाइडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। और ये एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं कि रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वापस प्रोडक्ट में कर डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये तीन चीज़ें तुम्हें पॉइंट्स लिखने होंगे। उसके बाद इसमें तुम के लिखो ना लिखो वो इम्पोर्टेंट नहीं है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दिखाना है। ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कि ए बी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ए बी एस्ट्रिक्स के साथ, डबल एस्ट्रिक्स के साथ, और ए बी हैश के साथ, और उसके बाद कम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है एक्टिवेटेड थ्योरी, ठीक है।
अब इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने पूरा निकाल रखा है कि क्या आएगा। तो एक बहुत बड़ी सी डेरिवेशन है जो कि थर्ड ईयर में हमें करनी है। ओके, उसके बाद एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के थोड़ा सा समझा देना। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू दी कंसिडर द मैकेनिज्म बिलो एंड फाइंड द रेट लॉ फॉर द अबव रिएक्शन। सो ये तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, और इसमें तुम्हें क्या निकालना है, रेट लॉ निकालना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, दो है, एक Cl2 भी है और एक NO2 भी है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मैं निकालता हूँ। तो रेट क्या हो गया, d/dt ऑफ Cl2, रेट चेंज ऑफ Cl2। Cl2 प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, NO2 भी है और Cl2 भी है, लेकिन NO2 दो है तो मैं Cl ले रहा हूँ, ठीक है, उसका हाफ हो जाएगा। तो पहले मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन चेंज इन, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसका रेट लॉ लिखूंगा। तो रेट लॉ में Cl2 कहाँ है हमारे मॉलिक्यूल में, सिर्फ इसी में है। तो इसमें रेट कांस्टेंट लिखेंगे, रेट कांस्टेंट क्या है, K2, और रेट कांस्टेंट के बाद रिएक्टेंट क्या है, NO2Cl इंटू Cl, ठीक है। अब ये जो रेट लॉ है वो ठीक नहीं है। रेट लॉ ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि NO2Cl तो रिएक्टेंट है, ये तो रिएक्टेंट है, लेकिन Cl क्या है, एक इंटरमीडिएट है। Cl इंटरमीडिएट कैसे है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इंटरमीडिएट क्या करते हैं, बनते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कभी भी वो ओवरऑल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेट को हम लोग ऐसे लिख ही नहीं सकते। तो हमें क्या हटाना पड़ेगा, हमें Cl यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो Cl को कैसे हटाएंगे, टू रिमूव Cl वी हैव टू फॉलो स्टेडी स्टेट लॉ। स्टेडी स्टेट लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ Cl। जिस स्पीड से Cl बनेगा उसी स्पीड से Cl खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब रेट ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं। बताओ कौन सी इक्वेशन में तुम्हें Cl बनता हुआ दिख रहा है, फर्स्ट वाले पेपर में। फर्स्ट वाले में NO2Cl K1 के साथ है तो NO2Cl दे रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl कितना हो गया, K1 इंटू NO2Cl, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन थोड़ा टिपिकल हो गया क्योंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दो है। बताओ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कहाँ कहाँ है। देखो एक तो NOCl क्या है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है रिएक्शन, तो ये दे देगा। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, -K-1 माइनस क्यों लिखेंगे हम लोग लिखेंगे K-1 NO2Cl, ठीक है। ये रिएक्शन क्या जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे। और दूसरा क्या है, यहाँ से भी जा रही है, ठीक है, तो प्लस K2NO2Cl इंटू Cl, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। आए समझ में। यस सर। हम्म, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें रेट ऑफ कॉम्पोजिशन सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को इक्वल टू में करना। तो K1NO2Cl is equal to K-1 NO2Cl plus K2Cl NO2Cl, यही था। एक बार मैं देख लेता हूँ।
ClNO2Cl and NO2Cl। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि Cl की वैल्यू निकाल दें और उसकी वैल्यू उस रेट लॉ में पुट कर दें। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, Cl को कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचा, K-1 NO2 प्लस K2 NO2Cl। ठीक है, ये है इधर K1 NO2Cl। दिस इम्प्लाइज Cl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, K1 NO2Cl डिवाइडेड बाय K-1 NO2 प्लस K2 NO2Cl। ठीक है, तो Cl का हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम लोग रेट लॉ में पुट करेंगे, तो रेट लॉ हमारा क्या था, K2 NO2Cl Cl। तो रेट है K2 NO2Cl इंटू Cl। तो Cl की जगह हम लोग ये वैल्यू रख देंगे, तो K2 NO2Cl इंटू K1 NO2Cl डिवाइडेड बाय K-1 NO2 प्लस NO2Cl। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 K2 NO2Cl का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय K-1 NO2 प्लस 2 NOCl। ठीक है, ये हमारा हो गया रेट लॉ, हम लोगों ने बेसिकली निकाल लिया। ठीक है, तो रेट लॉ जैसे हमें पता है कि रेट लॉ इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये तो होता ही है, लेकिन उतना आसान नहीं होता, वो सिंपल रिएक्शंस के लिए उतना होता है। लेकिन अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन जुड़ी हुई है, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन जुड़ी हुई है, डोमिनो रिएक्शन जुड़ी हुई है, ठीक है, एक के बाद एक रिएक्शन हो रही है, चेन रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे चीज़ें सारी खराब हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो रेट लॉ बनता है, जो रेट का वो आता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है। तो इस तरीके से तुम्हारा फॉर्मूला आएगा। आए समझ में? ये सब समझ में आ गया, लेकिन सर ये है क्या? ये क्या है, ये तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हमें मैकेनिज्म दे रखा था और मैकेनिज्म से हम लोगों ने रेट लॉ निकाला है। बस इतना ही है कि अगर तुम्हें मैकेनिज्म दे रखा होगा तो तुम कैसे स्टेडी स्टेट लॉ को यूज़ करते हुए रेट लॉ किसी का भी निकाल सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर जगह ये पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये मैकेनिज्म है, फाइंड आउट द रेट लॉ। तो रेट लॉ तुम्हें वहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा और फिर ऑप्शंस में से चूज़ करोगे कौन सा सही है। ठीक है, एक और है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कंसिडर द मैकेनिज्म बिलो एंड फाइंड द रेट लॉ ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। तो रेट लॉ इधर से हम लोग देख सकते हैं, रेट लॉ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2। तो रेट प्रोडक्शन ऑफ O2 कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ भी हो रही है और यहाँ भी हो रही है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक स्टेप क्या है फास्ट है, एक स्टेप क्या है स्लो है। तो रेट क्या होगा, KO3 इंटू O। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि हमें पता होता है स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये यही होगा। लेकिन ये लिखने से पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन दे रखी है, रिएक्टिव ऑक्सीजन दे रखी है, ये क्या इंटरमीडिएट ओवरऑल रिएक्शन में नहीं आ रही है, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टेडी स्टेट लॉ यूज़ करना पड़ेगा। तो करते हैं, d/dt ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 0 है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो जैसे पहले किया था एग्जैक्टली वैसे है, वही आएगा K1O3। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन यहाँ से हो रहा है, तो K-1 O2 इंटू O प्लस K2O3 इंटू O, जैसे पहले था ना एग्जैक्टली सेम वही सब कुछ आएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें फर्स्ट इक्विलिब्रियम होता है, सेकंड विदाउट इक्विलिब्रियम होता है, तो वहाँ पे एक्सप्रेशन हमेशा जनरली सेम आता है।
K1 O3 is equals to K minus 1. तो O की वैल्यू यहाँ से आ गई, इस O की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के यहाँ पे स्विच वो प्लग कर देंगे, ठीक है। और इससे हमारा रेट लॉ निकल जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मल है ये, ठीक है। तो अब यही जो मेथड है इसको हम लोग यूज़ करेंगे कैटालिसिस में, जहाँ पे हम लोग एंजाइमेटिक रिएक्शंस निकालेंगे कि कैसे एक एंजाइम रिएक्शन करता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा। या फिर फोटोकेमिस्ट्री में यूज़ होगा कि फोटोकेमिस्ट्री में जब रिएक्शन होती है तो उसका रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में करना है, और उसी में ये स्टेडी स्टेट लॉ यूज़ होगा। उसी तरीके से इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के हम लोग डेरिवेशन प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था यहाँ पे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कोई डाउट बताओ। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो फिर ये चैप्टर